सबसे बड़ी खबर से भारत की एक बार फिर ये कह सकते हैं कि दुनिया तारीफ करते हुए नहीं थक रही है, क्योंकि भारत एक बार फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन एक पायदान फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि इसको देखता है, इसकी रेटिंग करता है, उसके मुताबिक भारत साल 2021 के आखिरी 3 महीने में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। तो जीडीपी के आंकड़ों में भारत ने बढ़त वित्त वर्ष 2022-23 में भी बनाए रखे हुए और भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही है। वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही है। रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से ब्रिटेन ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा खो दिया है। दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें नंबर पर था, 11वां स्थान, जबकि यूके 5वें स्थान पर था। और इतना ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, हर भारतीय को गर्व होगा आज, क्योंकि वो दुनिया की इकोनॉमी में 5वीं बड़ी इकोनॉमी उस देश का वो हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और विश्व में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है, जबकि वो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। और अगर हम जो नई चीजें करने की बात करें, इंडेक्स जो है नई चीजें करने का, जिसको हम नवाचार सूचकांक कहते हैं, उसमें भी भारत की रैंकिंग बेहतर है। और भारत ने 670 अरब डॉलर यानी 50 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया है। और ये बहुत बड़ी चीज है कि 418 अरब डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपए के वस्तु निर्यात का एक रिकॉर्ड है। तो भारत निश्चित तौर पर बहुत बेहतर कर रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विजय, कि हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े हो जाएं विश्व के सामने, न सिर्फ एक कंज्यूमर बहुत बड़े बाजार के तौर पर, बल्कि एक सेलर के तौर पर। जिस तरह से अभी हमारे खिलौना उद्योग ने काफी अच्छा शो किया है, अपना प्रदर्शन दर्शाया है, तो भारत के लिए, भारत के बड़े, छोटे, मध्यम, सूक्ष्म सभी स्तर के व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप संचालित करने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपने टैलेंट को, हम अपनी ताकत को बहुत अनुशासन के साथ चीन की तरह दुनिया के सामने मार्केट करके उस बड़े बाजार पर कब्जा करने की कोशिश करें, जिसने चीन को एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया में स्थापित किया है। तो मुझे लगता है ये आंकड़े बहुत उत्साहजनक हैं, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता को, 1 अरब 40 करोड़ जनता को इसके लिए जुटना होगा। हमें वो हैसियत हासिल करनी होगी जिसके लिए आप और हम कभी पहचाने जाते थे, या हम कहे जाते थे कि भारत एक लीडिंग इकोनॉमी वर्ल्ड की रहा है। तो हम उसी तरफ हैं। लंबा रास्ता है, लेकिन सुनहरा रास्ता साफ दिखाई भी दे रहा है। विजय जी, शरद जी, लगभग मैं पिछले 2 सालों की बात करूं तो उन 2 सालों में एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं, फैक्टर कोरोना रहा। 2 साल तक इंडस्ट्रियां और बिजनेस जो है वो रेंग कर चलते रहे। उसके बावजूद एक नारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत का। शायद वही एक सबसे बड़ी मील का पत्थर मैं मानकर चलूं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया। ये भी एक बड़ा कारण है और मुझे लगता है कि बाजार में पैसा पंप करने की जो कोशिश हुई है, देखिए बाजार को अगर हम थोड़ा समझे, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं किसान सम्मान निधि के तहत जी। और इसी तरह जो समाज का एक डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसको मदद करने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हम बात करें, तो जो पैसा आप किसानों को देते हैं या समाज के वंचित वर्ग को देते हैं, ये वर्ग उसका संग्रह करने वाला समूह नहीं है। वो अपने काम धंधों में उसका इस्तेमाल करता है या खरीदारी के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो वो चीज, वो मनी जो आपने उनको दी है, वो लौट के फिर बाजार में आती है। और पैसा जब आप, ये दुनिया में मंदी से निपटने का अमेरिका का एक मंत्रा है
कि जब भी मंदी जैसी स्थिति बने तो आप पैसे का फ्लड कर दीजिए, और वो पैसा बाजार की तरफ जब जाता है तो वो मंदी को समाप्त करता है। तो ये स्थिति मुझे लगा है कि हम बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निकले हैं 2 कोरोना के ईयर्स में, लेकिन जिस तरह का एक दृश्य हमें दिख रहा है तो समाज का वो तबका जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, उसको कहीं ना कहीं हमने जिस तरह से सरकार की वित्त प्रवर्तन योजनाओं के तहत उसे जो पैसा मिला है उसने उसको बड़ी ताकत से बाजार को लौटाया। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि ये त्योहारों का समय चल रहा है और ये खबर कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिवाली नजदीक है, ये एक खुशियों की फुलझड़ी और ये कह सकते हैं कि बाजार में रौनक इससे लौटेगी जरूर। देखिए, आप अगर देखें इस समय भारत में तो मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर है। अभी शेयर बाजार भी मुस्कुराया है, और जिस तरह से हमने गणेश चतुर्थी पर बाजार की रंगत देखी है, मध्य प्रदेश में ही नहीं, महाराष्ट्र में, गुजरात में और पूरे उत्तर भारत के उन राज्यों में जहां गणेश चतुर्थी का पर्व गणेश जी की स्थापना के साथ नई गाड़ियां खरीद कर या नई पहल और घरों की तरफ रुख करके नए घरों को खरीदने में निवेश करने की तरफ जाता है। अब निश्चित तौर पर जो आने वाला समय, आप ये रिकॉर्ड आप देखेंगे, जो आंकड़े हमें मिलेंगे कि नवरात्रि से जो खरीदारी का सिलसिला ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस तरह से जंप करेगा और इसी तरह रियल एस्टेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे विजय कि हमने काफी बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट की है, खासतौर से सड़कों के निर्माण पर, अधोसंरचना में और पुल पुलिया के निर्माण में जी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मुस्तकबिल अच्छा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिवाली कुछ और अच्छा, मैं नौकरियां काफी हैं प्राइवेट सेक्टर में इस समय। मैं देख रहा हूं कि मीडिया सेक्टर की बात करूं तो बहुत ही एक शानदार पिक्चर नजर आती है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में काफी नौकरियां हैं। भारत में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनके लिए लगातार अवसर हैं। तो चीजें बेहतर तो दिख रही हैं। ये सब इसी तरह बनी रहे और इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए। और आपने कहा कि इसका फायदा उठाना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार और थोक से लेकर रिटेल के साथ साथ वो गली मोहल्ले में जो परचून की और पान की दुकान लगाता है, मैं समझता हूँ शायद ये उनके आत्मनिर्भर होने का ही एक स्वरूप का ये छोटा सा जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। हर व्यक्ति आज आत्मनिर्भर होना चाहता है, और जब भारत इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है तो ये स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ का वो बाशिंदा जो भारत में रहता है वो भी एक बड़ी छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और ये बहुत ही बड़ी और खुशी की खबर। आगे बढ़ते हैं।